गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का एक विशेष बिंदु कारक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। बेटा वैसे तो आपको लगता होगा कि कारक तो हमें आता है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं, विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो आज हम कारक का जो बिंदु है इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ। तो बेटा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य करने वाला। कार का मतलब क्या होता है? कार्य, और कै का यहाँ पर है करने वाला, यानी कि कार्य करने वाला। अब हमारे जहन में एक बात आती है कि अगर कारक का अर्थ कार्य करने वाला होता है तो फिर कर्ता क्या होता है? क्योंकि हम हमेशा ही पढ़ते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको मौखिक रूप से अनेक बातें ऐसी बताऊंगी जो आप नहीं जानते, इसलिए आप मनोयोग से उनको सुनने की कोशिश करना, क्योंकि अगर हर बात को मैं लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ तो बेटा ये कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है और काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना। तो हम बात कर रहे थे कि कारक का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक यानी कि कार मतलब कार्य, और क का यहाँ पर हुआ करने वाला। अब कर्ता की भी यही डेफिनेशन होती है, तो क्या दोनों एक ही है? क्या हम कारक और कर्ता को एक ही मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग हैं। बेटा जो कर्ता होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया को करने वाला, ठीक है। क्रिया को करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता, और वाक्य में जो पदों को जोड़ने का के लिए जो योजक का कार्य करता है वो होता है हमारा कारक, ठीक है। वाक्य के जो पद हैं उनको जोड़ने के कार्य कौन करता है? कारक। तो ये करता है जोड़ने का कार्य, और ये कर्ता जो है वो करता है क्रिया को करने वाला, यानी कि क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो ये तो बात थी कारक की शाब्दिक डेफिनेशन, जो शायद आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। लेकिन बेटा वास्तव में अगर जो हमारे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनमें इतनी आसान चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें हर टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आप याद रखना कि शाब्दिक अर्थ की बात अगर आती है तो क्या होगा? करने वाला, कार्य करने वाला नहीं, ठीक है, सॉरी, इसका होगा कार्य करने वाला, लेकिन क्रिया को करने वाला इसकी डेफिनेशन में नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कारक के प्रकार। एक और बेटा इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि कारक आपके सामने दिया होता है और उसमें पूछा जाए कि कारक में जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कार प्लस में कै, है ना, कुछ कार प्लस में अक भी, लेकिन वास्तव में संस्कृत की कृ धातु से अक प्रत्यय जोड़ने पर कारक जो है बनता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं? तो बेटा अब तक हमने पढ़ा है कि कारक के जो है 8 भेद होते हैं, ठीक है, 8 भेद होते हैं। अब आपको लगेगा कि ये दो जो भेद हैं इनको अलग कलर से, यानी कि लाल रंग के पेन से क्यों लिखा गया है, इसके पीछे भी एक बात है। बेटा अगर हमसे कोई पूछे कि मूल रूप में कारक के कितने भेद हैं, तो बेटा वो 6 हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नहीं है? जो कारक का अगर मूल रूप से कारक के हमसे भेद पूछते हैं तो 6 भेद होते हैं। तो अब इन 8 में से कौन कौन से ऐसे हैं जो मूल रूप में नहीं थे? तो बेटा ये है संबंध और संबोधन। ये दोनों जो हैं ये मूल रूप में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है, यानी कि इनका जो कार्य है वो कारक जैसा है, लेकिन वास्तव में ये कारक नहीं थे पहले, अब इनको जोड़ा गया है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो बेटा आपको 8 ही करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल रूप से कितने भेद हैं, तो वहां पर हमारा जवाब जो है वो क्या रहेगा? 6। और कौन कौन से नहीं थे? संबंध और संबोधन, ठीक है।
अब अगर हमसे पूछा जाए कि कारक जो है वो किसका रूप है, यानी कि जितने भी हमारे कारक हैं वो या तो आपको संज्ञा मिलेंगे या सर्वनाम, यानी कि कारक जो है किसके रूप है, संज्ञा और सर्वनाम के। ठीक है, किसके रूप है, संज्ञा और सर्वनाम के। और इनका संबंध किसके साथ होता है, क्रिया के साथ। जब भी आपने कारक पढ़ा तो ये आपने देखा भी कि इनका संबंध क्रिया से होता है, लेकिन संबंध कारक और संबोधन ऐसे हैं जिनका संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए ये मूल रूप में कारक नहीं थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो 8 कारक हैं उनकी। तो सबसे पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और ये जो है ये है इनकी विभक्ति चिन्ह। तो बेटा ये बातें तो सभी को पता है, इनको ज़्यादा रिपीट करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि जब हम इनका प्रयोग पढ़ते हैं कि हमारे सामने कोई वाक्य दिया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, या किसी पद को अंडरलाइन कर दिया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो हम जो पुस्तकों में पढ़ते हैं बेटा बहुत कम नियम उनमें होते हैं। ठीक है, जैसे अब कर्ता कारक है, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब बात आती है हमारा जो कर्ता है उसके विभक्ति चिन्ह है ने। हम इस चीज को रट लेते हैं, लेकिन वास्तव में काफी बार क्या होता है, ने विभक्ति चिन्ह नहीं होता। लेकिन एक बात और भी है बेटा कि कर्ता के साथ जहां भी आपको ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दे वहां पर 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वो 3 बातें क्या, एक तो क्रिया जो है वो भूतकाल में, ठीक है, दूसरा हमारा जो वाक्य होगा वो सकर्मक होगा, और तीसरा हमारा जो वाक्य होगा वो क्या होगा, कर्तृवाच्य। जहां आपको कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दे वहां ये 3 बातें स्पष्ट हो जाती, क्रिया भूतकाल है, सकर्मक है और कर्तृवाच्य है। अब बात आती है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह, ठीक है, बुक्स में हम पढ़ते हैं या तो ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा या फिर आपको कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक वाक्य बताती हूं, जैसे कि राम को महेंद्रगढ़ जाना है, राम को महेंद्रगढ़ जाना है। अब यहां पर जाना क्रिया है, उसको करने वाला है राम, तो ये क्या है, हमारा कर्ता। ठीक है, अब इसके साथ विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो हमारी जो डेफिनेशन हम रखते हैं उसके अनुसार तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि क्रिया को करने वाला जो है राम है और राम क्या है, कर्ता। ऐसे ही माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया, के द्वारा है वहां पर। ठीक है, तो बेटा कोई भी जो स्टेटमेंट है वो रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है कि क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह जो है ये काफी बार कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बात थी कर्ता कारक की। ठीक है, वाक्य में क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है, क्रिया की पहचान करनी है और उसके बाद क्रिया को करने वाला कौन है वो आपका क्या होगा, कर्ता। ठीक है, यहाँ आप क्रिया के साथ कौन भी लगा सकते हैं, जैसे राम महेंद्रगढ़ जा रहा है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्म। तो कर्म कारक की डेफिनेशन में क्या होता है कि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, यानी कि आपको क्रिया का प्रभाव देखना है कि क्रिया किसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और बेटा कर्म कारक जो है इसमें मैंने क्रिया का जो टॉपिक करवाया है उसमें काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक इसको समझा रखा है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो कर्म कारक जो है वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब बात आती है क्रिया का प्रभाव, वो कैसे, जैसे कि मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा कि राम पत्र लिखता है। हम सब जानते हैं कि क्रिया क्या है, लिखना। अब क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है, पत्र के ऊपर। किसके ऊपर है, पत्र।
तो यहाँ क्या है, पत्र हमारा क्या है यहाँ पर, कर्म। और इसकी सबसे आसान बेटा पहचान ये भी है कि हम जो क्रिया है उसके साथ क्या या किसको लगा कर देखें। जैसे लिखता है क्या, पत्र, और होता सेंटेंस राम मोहन को पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, मोहन को लिखता है। तो यहाँ पर हमारे दो कर्म हैं, ठीक है। लेकिन बेटा काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे क्या और किसको का ठीक से लगा के नहीं देखते और आंसर जो है उनका गलत निकलता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, बिजली चमकी। अब बच्चे सिर्फ क्रिया देखते हैं चमकना और कहते हैं क्या चमकी, बिजली चमकी। लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि चमकना यहाँ पर क्रिया है और उसको कर कौन रहा है, बिजली। तो बिजली यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि वाक्य हमारा जो है वो अकर्मक है। तो बेटा कर्म का भेद देखने के लिए आप जो है क्रिया की वीडियो अच्छे से देखना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं करण कारक की। किसकी, करण कारक। करण कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है से, इसका होता है कि माध्यम या के द्वारा, यानी कि कर्ता जिस माध्यम के द्वारा अपनी क्रिया को संपन्न करता है वो क्या होता है, करण कारक। तो ये तो हम सब जानते हैं और सभी बुक्स में मिल भी जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर करण कारक होता है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ विशेष तथ्य ऐसे बताऊंगी कि जो आप नहीं जानते और हर परीक्षा की दृष्टि से वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करते हैं करण कारक की। चलो एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है। तो अब हम इसमें सोचेंगे कि कौन सा कारक है और सोचते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। पैर से लंगड़ा, इसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी जो है करण कारक होता है, यानी कि विकलांगता जहाँ होती है वहाँ पर करण कारक होता है, जो कि किसी भी पुस्तक में आपको पढ़ने को नहीं मिलता। और भी काफ़ी विशेष तथ्य हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। तो चलो करण कारक के एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं राम, अब यहाँ लिखते हैं कलम से, कलम से पत्र लिखता है। तो राम जो है वो किससे अपनी क्रिया कर रहा है, कलम से। उसकी क्रिया जो है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, कलम के द्वारा, ठीक है। तो जिस साधन की सहायता से कर्ता अपनी क्रिया करता है वो कौन सा होता है, करण कारक। जैसे कि माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू जो है यहाँ पर क्या है, करण कारक, ठीक है। यानी कि जिसके द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होती है, जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा करण कारक होता है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो इसमें इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है, के लिए। ये तो इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, और ये हम सब जानते हैं, जैसे माँ के लिए दवा लाओ, है ना, या रोगी को के लिए खाना लाओ। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम अक्सर अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ विशेष तथ्य भी हैं। जैसे अगर रुचि की बात जहाँ आती है वहाँ भी हमारा कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे माँ के लिए खाना लेकर आओ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो आपके संप्रदान कारक होते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। बेटा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपादान में अब तक हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि जिसमें अलग होने का भाव होता है, जिसमें अलग होने का भाव होता है। लेकिन अलग होने के साथ साथ और भी काफ़ी ऐसे बिंदु है जिनमें अपादान कारक होता है। तो सबसे पहले अपादान का जो अलग होने का भाव है हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है।
तो हिमालय से वो अलग हो गई। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखो बेटा, इस एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दो। हम अक्सर हर बुक में यही लिखा हुआ देखते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, लेकिन ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है व्याकरणिक दृष्टि से। वो कैसे? हम सब जानते हैं कि क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है, और करने वाला कौन है? मतलब गिरने वाला कौन है? पत्ता। ठीक है, तो पत्ता क्या है? सब्जेक्ट। तो ये तो पहले आना चाहिए। तो सेंटेंस सही कौन सा है कि पत्ता पेड़ से गिरता है? तो इसमें बात क्या है कि अलग होने का भाव है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कि बच्चा छत से गिरता है। तो इनमें क्या है? अलग होने का भाव है। इनके बेटा जो अलग से पॉइंट्स हैं उनका लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगी और अच्छे से समझा भी दूंगी। फिलहाल जो आपकी बुक्स में पॉइंट है हम उन पर चर्चा करते हैं, और जो विशेष तथ्य हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है संबंध कारक। तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो बेटा इसमें काफी बार एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कितने हैं, कितनी विभक्ति हैं। अब बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने हैं, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन वास्तव में हमें इनके बारे में पता होता है और हमारा क्वेश्चन गलत, क्योंकि हम इन पे कभी ध्यान ही नहीं करते। तो बेटा संबंध कारक जो हमारा है उसके 9 विभक्तियां हैं। ठीक है, अब देखो एक विशेष तथ्य की बात यहां भी करते हैं, हम कभी नहीं पढ़ते। ने संबंध का भी विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का भी है। अब कर्ता का, अब हमें कैसे पता चले कि ने विभक्ति चिन्ह है? तो वो संबंध कारक है या कर्ता कारक है? तो बेटा ये जो ने विभक्ति चिन्ह अगर किसी सर्वनाम के साथ है तो वहां संबंध होगा, अगर किसी संज्ञा के साथ है तो वो कर्ता कारक ही होगा। अब बात आती है कि हमारे जो संबंध कारक की 9 विभक्तियां हैं, अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विभक्ति हैं जो सिर्फ संज्ञा के साथ प्रयोग होती हैं। ठीक है, कि कौन सी ऐसी विभक्तियां हैं जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि 9 की 9 विभक्तियां जो हैं वो हम संज्ञा के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ 3 विभक्ति चिन्ह है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, और सर्वनाम के साथ हम इन सभी का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। बेटा ये बातें आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। देखो एक बार फिर से सुनना। संबंध कारक की 9 विभक्तियां हैं, इनमें से का, के, की ऐसे विभक्ति हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ संज्ञा के साथ करते हैं। सर्वनाम के साथ हम इन 9 विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं समास की, ठीक है, जब हम समास पढ़ते हैं तो वहां पर जो संबंध तत्पुरुष होता है उसमें सिर्फ 3 ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संबंध कारक की संबंध जो तत्पुरुष समास है उसमें संबंध कारक की कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी का होगा या किसका। तो ये 3 विभक्तियां हैं जिनका हम वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे सीता गीता की बहन है, सीता गीता की बहन है। ठीक है, मोहन राजू का पुत्र है। तो इस प्रकार के काफी एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिल जाते हैं। मेन बात ये होती है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाना और जो इनसे जुड़ी जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताना। अब नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। ठीक है, कभी कभी पे भी यूज हो जाता है, जैसे कि छत पे, उस पे, लेकिन ये बहुत कम प्रयोग होते हैं। पर का यूज ही ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कभी आ जाए तो आप इसका ध्यान रखोगे। और बेटा अधिकरण कारक और क्रिया विशेषण जो है ये भी दोनों समान ही
है। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक के उदाहरण की। तो उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। ऐसे ही जैसे सोहन कमरे में बैठा है, ठीक है। मैं छत पर बैठा हूँ। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये किसके उदाहरण हैं? अधिकरण कारक। यानी कि बेटा आपको ये देखना है कि क्रिया का जो आधार है वो क्या है, क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, तो वो होता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है हमारा संबोधन। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि संबंध और संबोधन जो है वो मूल रूप में व्याकरण कारक नहीं थे, लेकिन बाद में ये आए हैं। इनके विभक्ति चिन्ह है हे अरे। क्या है? हे अरे। रे भी मिल जाता है, लेकिन ये आपको कहीं भी गद्य में नहीं मिलेगा, पद्य में ही आता है, ठीक है। तो हे अरे इनके विभक्ति चिन्ह हैं, और ये जो है किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करने के लिए ही आते हैं। जैसे अरे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, हे ईश्वर तुम ही हो। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो ये थे बेटा आपके कारक। अब इनकी कुछ पहचान मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो बेटा, कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ आप कौन लगा सकते हैं। कर्म की पहचान के लिए क्या या किसको, करण किससे, ठीक है, संप्रदान किसके लिए, ठीक है, अपादान में अलग होने का भाव है, संबंध का आपको बता ही दिया, ठीक है। अधिकरण में जैसे होता है कहाँ, जैसे मैंने कहा पुस्तक मेज पर रखी है, तो कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। तो इस प्रकार आप इनकी पहचान भी कर सकते हो। अब बात आती है कि विशेष तथ्य। तो बेटा जो ये विशेष तथ्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है खासकर उनके लिए है, ठीक है। अगर स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो भी अगर इनको करते हैं तो उनको भी विशेष लाभ होगा, लेकिन जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। तो बेटा कारक के इनकी हम बात कर चुके हैं, यहाँ बात आती है विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य एक तो करण कारक। करण कारक में हमने क्या पढ़ा कि जिसकी सहायता से हमारी क्रिया संपन्न होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकलांगता के भाव में भी कौन सा कारक होता है, करण कारक ही होता है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह आंख से अंधा है, ठीक है। ऐसे ही विवस्था के उसमें भी, ऐसे ही के साथ के बिना, जहाँ ये अव्यय ये प्रयोग होते हैं वहाँ भी कर्ण कारक ही होता है। जैसे सीता के बिना राम वन नहीं गए, ठीक है, या मोहन के बिना सोहन का मन नहीं लगता, मोहन के साथ सोहन भी गांव गया। तो इस प्रकार के अगर आपको ये पद कहीं मिलते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपका कर्ण कारक ही होगा। ये बातें बेटा आपको कहीं नहीं मिलती, इसलिए इनको आप ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट है जहाँ पर रुचि का संप्रदान कारक। तो इसमें हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें कहीं भी हमें रुचि के बारे में लिखा नहीं होता। ये जो आपका मूल व्याकरण है उसमें मिलता है, ठीक है। हमारे जो व्याकरण की बुक्स होती हैं उनमें इनका कोई जिक्र नहीं होता। जैसे पीछे स्टेट का एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था कि मोहन को, ऐसे नाम क्या था ध्यान नहीं है, कि खीर अच्छी लगती है, ठीक है। अब वहाँ कन्फ्यूज़न, लेकिन क्या था, रुचि का था भाई, अच्छा लगना यानी कि उसकी रुचि थी उसमें, ठीक है। तो वहाँ कौन सा कारक था फिर, ये संप्रदान कारक। ऐसे ही कोई चीज़ पसंद हो, जैसे कि मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है या अच्छी लगती है, या किसी चीज़ में ईर्ष्या का भाव हो। देखो बेटा ईर्ष्या और घृणा, इन चीज़ों में आप थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिससे हमें ईर्ष्या हो जरूरी नहीं है कि हम उससे दूर रहें, ठीक है। ईर्ष्या तो हमें अपने दोस्त से भी हो जाते हैं अगर उसके परीक्षा में अंक अधिक आते हैं, लेकिन हम उससे दूर नहीं होते। और घृणा में किसी भी कोई भी घृणित चीज़ होती है हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जहाँ पर आपको वाक्य में नमः, अलम और स्वाहा ये पद जहाँ भी आपको मिले वहाँ आप बिना देखे संप्रदान कारक लिख देना। नेक्स्ट अब है हमारा अपादान, यानी कि जिस चीज़ से हमें घृणा हो,
ठीक है, जैसे कि हम ये कहें कि कहीं भी जैसे नाली से बदबू आ रही है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, हम उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। या कोई भी सड़ी हुई चीज़ है तो उससे बदबू आती है, तो हम क्या करेंगे, उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर क्या है, घृणा के भाव में क्या होगा, अपादान कारक होता है। ऐसे ही जैसे निषेधता, निषेधता यानी कि मनाही, जैसे मैं कहूँ बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान। किसी बुक में भी इस बात का जिक्र नहीं है। ऐसे ही भय, जैसे भय का भाव हो, जैसे वह शेर से डर गया, वह अध्यापक से डर गया, वह अपने माता पिता से डर गया, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ जहाँ से जैसे कि उत्पन्न होती है, या फिर अध्ययन का जहाँ होता है, जैसे कि मैंने मोहन से गिटार बजाना सीखा, या मैंने सीता से स्कूटी चलानी सीखी, तो इस प्रकार के जो होते हैं उसमें भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण। क्या है, अधिकरण। तो अधिकरण जो है इसमें उत्तमावस्था, ये ध्यान करना है, ठीक है। या फिर जैसे कोई चीज किसी के साथ, हाँ, एक इसमें अपादान कारक में एक तुलना का भी होता है, जैसे किसी चीज से समानता का भाव, समानता। या फिर हम ये कहें उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, जैसे कि कैसे कि मैंने कहा कि मोहन सोहन से सुंदर है, तो उत्तरावस्था में क्या होता है, दो चीजों की हम समानता करते हैं, तो समानता को जो भाव होता है वहां पर भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। समानता के भाव में क्या होता है, अपादान, उत्तरावस्था। और जहां उत्तमावस्था हो, ठीक है, वहां कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। या फिर जहाँ यानी कि किसी चीज से वैसे जैसे हम कहते हैं कि वह मोहन अपने पिता पर गया है, ठीक है, वह अपनी माँ पर गया है, यानी कि उस पर गया, ठीक है। इस प्रकार का जहां भाव होगा वहां अधिकरण कारक होता है, ठीक है। इसके साथ ही बेटा एक बात और भी है कि काफी बार हम देखते हैं कि एक ही वाक्य में, एक वाक्य में एक से अधिक कारक होते हैं, एक से अधिक कारक। ये हो सकता है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर, एक स्थान पर दो कदाचित नहीं हो सकते, दो नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि राम पत्र लिख रहा है तो राम कर्ता कारक भी है और कर्म भी है, ठीक है। यानी कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर दो कारक का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो बेटा आज का जो आपका कारक का टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आशंका है, कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है, या कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो वीडियो में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी को कोई डाउट हो, समझ ना आया हो, तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूंगी। हाँ बेटा, एक बात और, कारक पहचान। कारक कैसे पहचाने, ये तो आपको पता है कि कर्ता कारक, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन बेटा जैसे जहाँ हमारी विभक्ति चिन्ह होती है, हमारे जो, आपको पता है कि कितने कारक हैं, 8 कारक हैं, ठीक है। और हमारे जो 7 कारक हैं उनमें जो हमारी विभक्ति चिन्ह होती है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह जो है ठीक उससे पहले, जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक है, तो विभक्ति से ठीक पहले हमारे जो कारक हैं वो होते हैं, जैसे ये क्या है, कर्ता, और ये है विभक्ति, यानी कि विभक्ति से ठीक पहले। अब 8 में से 7 हैं ऐसे, एक कौन सा है जिसका पहले विभक्ति होता है फिर कारक, वो होता है हमारा संबोधन, ठीक है। वो कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है, ठीक। और बेटा फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं।